तो देखो कल हम लोगों ने क्या देखा, कल हम लोगों ने देखा कि जो रोटेशनल लेवल्स हैं, उन रोटेशनल लेवल्स में जब रेडियो वेव्स को आप किसी कंपाउंड पर पास करते हो या इम्पार्ट करते हो, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है या जो एनर्जी सेपरेशन है वो क्या होता है। तो उसमें हमने एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया और उस मॉलिक्यूल को हमने कुछ रेडिएशंस पास किए। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, जे इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो और इनमें जो हमने एनर्जी जो निकाली थी वो हमने निकाली थी एप्सिलॉन जे एच अपॉन 8 पाई आई सी जे मल्टीप्लाइड बाय J+1 इससे। और ये जो टर्म है हमारे पास में एच अपॉन 8 पाई आई सी, ये बी के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक कांस्टेंट है यहाँ पर, हर चीज चाहे वो एच की वैल्यू हो, 8 हो, पाई हो, और आई क्योंकि रिड्यूस मास है जो m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मास भी फिक्स हो जाता है HCl में, H का भी मास और Cl का भी मास, और C जो है वो भी कांस्टेंट है। तो ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये J पे डिपेंड करता है। तो J की अगर हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को अगर हम पुट करें, तो ये जो एप्सिलॉन J की जो वैल्यू है, जो एनर्जी की जो वैल्यू है, वो हमारे पास में J इक्वल्स टू 0 के लिए 0, J इक्वल्स टू 1 के लिए 2b, देन 6b, देन 12b, 20b एंड 30b आता है। और कल किसी ने पूछा कि क्वांटाइज्ड किस तरह से है। तो क्वांटाइज्ड इस तरह से है क्योंकि यहाँ पर जो ये जो एनर्जी की जो वैल्यू है, चाहे हम J इक्वल्स टू 0 से लेकर के और J इक्वल्स टू आगे 5 तक जाए, 6 तक, 7, 8, 9, जितनी भी वैल्यूज हम इस J की ले लें, तो वहां पर हर एक लेवल के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो हमें एक फिक्स वैल्यू मिलती है। हमें बीच में से कोई भी वैल्यू नहीं मिल सकती। जैसे कि अगर हम यहाँ पर J इक्वल्स टू 0 से J इक्वल्स टू 1 के बीच में अगर हम बात करें, तो ये जो वैल्यू आती है J इक्वल्स टू 0 के लिए वो 0 आती है, और J इक्वल्स टू 1 के लिए 2 भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि इस रोटेशनल एनर्जी लेवल में 0 और 2 भी, इसके बीच की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। 0.1 से लेकर के 1.99 तक कोई भी वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिल सकती। हमें क्या मिलेगा, या तो ये 0 मिलेगा और या फिर हमें ये 2 भी मिलेगा। और इस तरह से अगर हम J इक्वल्स टू 1 से J इक्वल्स टू 2 में हम जाएंगे, तो अगली वैल्यू हमारे पास में होगी 6b। और 6b का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से 2b से 6b की तरफ जाएंगे, तो बीच की कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। 2.01 से लेकर के और यहाँ पे हमारे पास में 5.99b तक हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। या तो हमें 2 भी मिलेगी या 6 भी मिलेगी। तो ये चीजें हमें ये बताती हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, उनकी एक फिक्स वैल्यू है। तो इस तरह से हम जो भी, जैसे हमने पॉपुलेशन निकाला कि किस पर्टिकुलर लेवल पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो उस रोटेशनल एनर्जी को रखते हैं, तो उसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया, उस फॉर्मूले के बेस पर जो हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वो हमारा फॉर्मूला था एन जे अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ऑफ यहाँ पर हमने एक ये जो फॉर्मूला निकाला था, इस फॉर्मूले के बेस पर हमने जो बोल्ट्जमान ने हमें ये फॉर्मूला दिया था, और इस फॉर्मूले के बेस पर हमने अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन यहाँ पर निकाला। तो एन जे इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू द पावर ऑफ, ये जो हमारे पास में एप्सिलॉन की वैल्यू है, ये जो जे की जो वैल्यू आई है ना, ये एप्सिलॉन जे अपॉन के टी, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये टेम्परेचर। तो इसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटीज देखी, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर मैं इसको अब रेडिएशंस पास करता हूं, तो मेरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जितने भी लेवल्स पर अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और मैं अगर उसको यहाँ पर रेडिएशंस पास करता हूं, तो एक एक लेवल पर जब वो J इक्वल्स टू 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ये मूव करेगा, तो यहाँ पर इसको J0 से J1 में जाने के लिए 2b एनर्जी की जरूरत होगी, J1 से J2 जाने के लिए इसको 4b एनर्जी की जरूरत होगी, J2 से J3 तक जाने के लिए इसको 6b, और इस तरह से फिर 8b, 10b। तो ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पर होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर एनर्जीज को इम्पार्ट करेंगे, और जो भी इस मॉलिक्यूल का जो भी रोटेशन होगा,
उसकी जो भी एनर्जी होगी और जो रेडिएशन हम बस पास कर रहे हैं, उन रेडिएशंस की जो भी एनर्जी होगी, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेंस में होंगे, मतलब इसको जितनी एनर्जी चाहिए और ये जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं वो उतनी ही एनर्जी का होगा, तो ये एनर्जी को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कर लेगा। लेकिन यहाँ पर हर एनर्जी लेवल के बीच में जब आप यहाँ पर मूव करते हो, 1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, जैसे भी आप मूव करते हो, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का जो सेपरेशन आता है, वो सेपरेशन आता है हमेशा 2b, जो कि क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी लेवल से किसी भी लेवल के बीच में जाएं, हमेशा ये जो डिफरेंस बैठेगा वो हमेशा आपको ये 2b का डिफरेंस बैठेगा। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस की और फिर साथ में ये डिस्कस किया कि ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज क्वांटाइज्ड होती हैं एनर्जी की। ओके, सो इस तरह से आप ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पर स्पेक्ट्रम आएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन वो इंटेंसिटी एक पर्टिकुलर जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन के बाद में हमें मिलेगी, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि पहली इंटेंसिटी आपको कोई डायग्राम बनाया था हमने, नहीं, कोई भी इंटेंसिटी आपको कहां पर मिल सकती है। जैसे कि अगर वो J0 से J1 की तरफ जाती है तो पहली इंटेंसिटी हमें मिलेगी यहाँ पर। अब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उतना यहाँ पर ये एनर्जी की वैल्यू इतनी ही ऊंची यहाँ पर ये मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर ये वैल्यू हमें यहाँ पे बीच में नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यू क्या होती है, क्वांटाइज होती है, या तो इस 1 पे मिलेगी या इस J=2 की जो एनर्जी होती है वहां पर मिलेगी। ये एनर्जी आपको यहाँ बीच में नहीं मिलेगी, जो हमने यहाँ पर ये जो शो की है ये वाली, ये एनर्जी यहाँ पर नहीं मिलती। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ये जो J की वैल्यू है, यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी का आपको एक ग्राफ देखने को मिलता है, जो मैंने शायद आपको कल हाँ ये वाला, ठीक है ना, कि किसी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसी की इंटेंसिटी कम होगी, और अलग अलग ये J की वैल्यू पर। और साथ में हमने फिर सेपरेशन की बात की, ये हमने बात की थी कल तक। तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, और उस स्पेक्ट्रम में अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी एक कंपाउंड है, जिस कंपाउंड को आप स्टडी कर रहे थे, लेट्स से हमने यहां पर एक कंपाउंड स्टडी किया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें मालूम है कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है और इनका एक फिक्स बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब कि ये जो कार्बन का जो न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, इसका एक जो बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r डिस्टेंस यहाँ पर होगा, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस हमें यहाँ पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बदल सकती है, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी चीज लो, मान लीजिए कि अगर आप एक ड्रॉप वाटर लेते हैं, एक बूंद पानी में भी यहाँ पर देखो हाइड्रोजन जो है और जो ऑक्सीजन है, यहाँ एक जैसे हाइड्रोजन और एक जैसे ऑक्सीजन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज आपने पढ़ी होगी, आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये आइसोटोप्स आपको पता है कि कोई भी ऐसे स्पीसीज जिनका जो प्रोटॉन नंबर होता है या जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करें, तो हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप पढ़े हैं। एक हाइड्रोजन वो होता है जिसमें मास नंबर 1 होता है, एक हाइड्रोजन वो होता है जिसका मास नंबर 2 होता है, एक हाइड्रोजन वो होता है जिसका मास नंबर 3 होता है, और इसको आपने नाम भी दिया हुआ है, इसका नाम है प्रोटॉन, है ना, प्रोटियम इसको बोलते हैं, प्रोटियम। इसी तरह से ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। तो ये अलग अलग आइसोटोप्स ये हमने पहले पढ़े हैं, और हमें मालूम है कि यहाँ पर ये जो 1, ये 2, ये 3, ये जो लिखा हुआ है ये इसके मास नंबर है, ठीक है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन होंगे वो कौन से वाले हाइड्रोजन हैं? क्या वो ये वाला आइसोटोप है जिसका मास नंबर 1 है, या उसमें ऐसा हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 2 है, या फिर वो ऐसा हाइड्रोजन है जिसका मास नंबर 3 है? ये हमें पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेचर में ये सभी आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, और जब भी वाटर बनता होगा, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं और यहाँ वाटर जब फॉर्म होता है, तो ये जो वाटर फॉर्म होगा, इस वाटर में, इस
में ये जो एटमॉस्फेयर की कौन सी वाली हाइड्रोजन कंबाइन हुई है ऑक्सीजन के साथ, ये हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास में होता है वहां उस मॉलिक्यूल का कौन सा आइसोटोप काम आया हुआ है ये हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं होता। उसमें मिक्सचर होता है, उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। मींस जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये कार्बन 12 भी हो सकता है, ये कार्बन 13 भी हो सकता है, ये कार्बन 14 भी हो सकता है। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को अगर मान लीजिए कि हम फिक्स कर लेते हैं कि साहब इसका मास नंबर तो 16 ही रहने वाला है, लेकिन ये जो कार्बन है इसके तो अलग अलग आइसोटोप है, इसके भी अलग अलग आइसोटोप हो सकते हैं, उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एटम के कार्बन को कंसिडर करके यहाँ पर चल रहे हैं कि साहब इसका मास नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हम देखो, हम पहले भी और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस आइसोटोप के इफेक्ट को इतना ज्यादा जो प्रेशराइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं इसको समझने के लिए, वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मास पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको पता है कि वहां पर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, m1 प्लस m2। तो अगर यहाँ पर हमारा ये मास कंसिडर हो रहा है, हमारी जो एनर्जी है उस एनर्जी के अंदर ये मास कंसिडर हो रहा है, क्योंकि हमने जो एप्सिलॉन जे का जो वैल्यू निकाला था कि h अपॉन 8 पाई आई सी, ये जो वैल्यू हमने यहां पर निकाला है, इस वैल्यू के अंदर ये जो आई का जो वैल्यू है वो आई का वैल्यू है, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो म्यू आर स्क्वायर है, और ये जो म्यू है ये क्या है? ये रिड्यूस्ड मास है। तो यहाँ पे मास कंसीडर हम कर रहे हैं, और मास कंसीडर करेंगे तो आइसोटोप अगर डिफरेंट होगा तो हमको वहां पर आइसोटोप के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि ये आइसोटोप अगर डिफरेंट अगर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इस वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो ये है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आइसोटोपिक इफेक्ट है वो क्या होता है, और किस तरह से वो इस ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं या रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, उन स्पेक्ट्रास की जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो एनर्जी है उस एनर्जी लेवल पर किस तरह से ये आइसोटोप्स अपना इफेक्ट देते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर इस एक एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो ये मैं यहाँ पर कार्बन लेता हूं और ये यहाँ पर मैं इस ऑक्सीजन लेता हूं। इसका जो मास है वो लेट्स से कि m1 है और इसका जो मास है वो m2 है। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ हम मान लेते हैं कि वो r है। आर मान लीजिए या आर नॉट मान लीजिए, एक ही बात है। वो अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग चीज लिखी हुई हो सकती है, तो आपको जो भी कन्वीनियंट रहता है उस कन्वीनियंट को आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो मैं कार्बन ले रहा हूँ, इस समय मैं कार्बन ले रहा हूँ कार्बन 12, और जो ऑक्सीजन ले रहा हूँ उस ऑक्सीजन को ले रहा हूँ मैं ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो इसका मास नंबर ऑक्सीजन का 16 है और यहाँ पर जो कार्बन है उसका मास हमारे पास में 12। सो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है या जो ई की वैल्यू है, ये हमने अभी जैसे यहाँ ऊपर भी देखी, ई की वैल्यू हम पहले भी इसको देख चुके हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे प्लस 1 जे मल्टीप्लाइड बाय जे प्लस 1 ये होता है। और हमें मालूम है कि इस इक्वेशन को हमने एप्सिलॉन में कन्वर्ट किया था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जूल्स में आती है, जूल्स में आती है। और अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि अगर मेरे पास में यहाँ पर अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, मैं उस एनर्जी लेवल को यहाँ पर पहले बना देता हूँ, फिर हम उस चीज को आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होती है। ये एक एनर्जी लेवल हो सकता है आपके पास में, ये एक एनर्जी लेवल हो सकता है हमारे पास में, एक एनर्जी लेवल ये हो सकता है। हालांकि इनके बीच का गैप मैं इक्वल ले रहा हूं, लेकिन इक्वल नहीं होता, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको इक्वल लेने की कोशिश कर रहा हूं। और मान लीजिए कि यहां पर ये इस तरह से ये एनर्जी मूव कर रही है, और यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं आप j इक्वल्स टू 0, इसको मान लेते हैं आप j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, यहां तक ही हम इसको लेकर के एग्जांपल से और समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सब की कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जी है।
और ये j की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो आपको पता ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस j 0 से और जब j 1 की तरफ जाएंगे तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, जो एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन की जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है आपकी 2b j + 1। ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। और अब हमें मालूम है कि ये जो b है, ये b, दिस b, ये b किस चीज पर डिपेंड करता है? ये b डिपेंड करता है क्योंकि ये जो b की वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी h/8 pi स्क्वायर i मल्टीप्लाइड बाय c। इस चीज पे डिपेंड करता है, ये b है हमारा। ओके, सो यहां पर ये i पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है, 8 है, पाई है और ये स्पीड ऑफ लाइट है। और i जो है वो i आपको पता है कि i क्या है? i आपका म्यू r0 स्क्वायर। और म्यू क्या है आपका? म्यू है आपका m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तो अगर b को अगर हम यहां पर देखें तो b कहीं ना कहीं किस चीज पे डिपेंड करता है? b डिपेंड करता है इस मास पे। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने यहां पर लिया है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो भी आइसोटोप कार्बन का है उसका मास कितना है, ये m1 कितना है, क्योंकि m2 तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ एक ही आइसोटोप हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं ऑक्सीजन का, वो है ऑक्सीजन 16। ओके, और यहां पर कार्बन जो है उसका हमने फिलहाल क्या लिया हुआ है? कार्बन 12 आइसोटोप काम में लिया है। तो इनके एनर्जी लेवल्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ये सारे के सारे एनर्जी लेवल किसके हैं? ये कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 12 और ये ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन 16 और ये ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो ये वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास में है जहां पे हमने कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 लिया हुआ है। तो इनके एक फिक्स एनर्जी लेवल्स यहां पर होंगे। सोचो कि अब मैं इस कार्बन को रिप्लेस कर देता हूं, ये जो कार्बन मेरे पास में है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, और अब जो मेरे पास में मॉलिक्यूल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा कार्बन 13 का। मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया कार्बन 12 को कार्बन 13 से। ऑक्सीजन अभी भी मेरे पास में क्या है? ऑक्सीजन 16 है, और इसका मास जो है वो m1 डैश हो जाता है, और यहां पर इसका मास m2 होता है। और जो बॉन्ड लेंथ है, उस बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारा आइसोटोप होता है वो बॉन्ड लेंथ पर कोई फर्क नहीं देता। अगर हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की ही बात कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल अगर ये है और यहाँ पर जो भी बॉन्ड लेंथ इसका होता है, तो आइसोटोप हम यहाँ पर कोई सा भी काम में ले लें, वो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा कि वो केमिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते। जो प्रॉपर्टीज अफेक्टेड रहती हैं आइसोटोप से, वो रहती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और हम यहाँ पर बहुत सारी और फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन सबको कंसीडर नहीं कर रहे, हम किसी केमिकल प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं उस आइसोटोप को चेंज करने के बाद अगर उस पर रेडियो वेव्स पास करता हूं, तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है, वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम किसी तरह से चेंज होगा क्या, उस पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने इस कार्बन 12 को कार्बन 13 से रिप्लेस कर दिया, और हमारा ये जो मास है वो m1 डैश आ गया। ठीक है, अब पहले जितना मास नहीं है, क्योंकि पहले हमारे पास में मास m1 था और अब हमारे पास में मास है m1 डैश। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें जहां पर हम क्या निकालते हैं, ये b, और b को हम किससे निकालते हैं? इस इक्वेशन में। और इसको i को किससे निकालते हैं? इस इक्वेशन। और यहाँ पे म्यू किससे निकालते हैं? m से। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर आपने यहाँ पर जो मास है वो अब 12 की जगह अगर 13 हो गया, इट मींस मास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और मास की वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है तो डायरेक्टली मतलब है कि जो म्यू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। और अगर म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो जो आई की जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आपको पता है ये बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और b का वैल्यू कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहां पर जब इसको j के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, j+1 में j की किसी भी वैल्यू को रख करके, तो आपको नहीं लगता कि b का वैल्यू कम हो गया? तो यहां जो पहले
ये जो वैल्यू जो j इक्वल्स टू 2 की ये जो वैल्यू थी ये क्या थी, ये थी 2b, ये 0 था, ये 2b था, ये 6b था, है ना। तो ये जो 2b था, अब इस 2b को जब मैं j+1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो j से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू मेरी अब क्या आ रही है, कम आ रही है, जब मैंने आइसोटोप यहां पर कार्बन 12 से कार्बन 13 कर लिया। तो यहां अगर हम देखें तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी यहां पर आपको कम नजर आएगी और कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल होगा। ये जो j इक्वल्स टू 0 है ये तो उसी लेवल पर होगा, j इक्वल्स टू 0, और लेकिन ये जो j इक्वल्स टू 1 है इसका एनर्जी क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। इसी तरह से जब मैं यहां पर j इक्वल्स टू 2 के लिए निकालूंगा, तो जब मैं इसको 6b से मल्टीप्लाई करूंगा और b का वैल्यू कम है और j की वैल्यू से जब मैं इसको j इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको नहीं लगता कि ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, और ये कम हो जाएगी तो ये इस तरह से हमें देखने को मिलेगी, तो ये j इक्वल्स टू 2। इसी तरह से ये जो J3 का जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वैल्यू कुछ इस तरह से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया है जिसमें कार्बन जो है वो 13 है, इसमें जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, वो उस एनर्जी से कम होगी जो कि हमने कार्बन 12 के लिए लिया था। तो ये हमारे पास में जो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूं कि ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास में उस कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है जहां पर कार्बन का वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, 13 लिया हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर चीज से हमें यह पता चलता है कि जो B का वैल्यू है वो ज्यादा होता है, और B डैश का जो वैल्यू है, जो B डैश मेरे पास में आया जब हमने यहाँ पे मास चेंज किया कार्बन 12 से और कार्बन 13 जब हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, ये कार्बन 13 जब मैंने रिप्लेस किया तो कार्बन 12 के लिए जो B का वैल्यू आया था वो हमने मान लिया B, और कार्बन 13 के लिए जो B का वैल्यू आया उसको मान लिया हमने B डैश। और ये जो B डैश है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मास बढ़ गया है, तो इसकी वजह से ये जो B का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि B जो है वो B डैश से ज्यादा होता है। और अगर आप इसका रेशो देखें B और B डैश का तो रेशो आप देख सकते हैं, क्योंकि B इक्वल्स टू क्या है, B हमारे पास में है H/8 पाई स्क्वायर IC, ये हमारे पास में इक्वेशन। और अगर मैं यहां पर B/B डैश कर दूं, इसका रेशो देख लूं कि वो कितना रिलेटिवली कम है या उसका रेशो क्या है, तो B/B डैश क्या होगा, B/B डैश होगा ये आपका H/8 पाई स्क्वायर IC मल्टीप्लाइड बाय, ये उल्टा हो यहां पर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, ये जो वैल्यू मेरे पास में आई है 8 पाई स्क्वायर IC/H, लेकिन ये जो B डैश का जो I होगा वो भी तो चेंज होगा, उसको मैं यहाँ पर I डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो मास पे डिपेंड कर रहा है, और मास जब चेंज हो गया M1 डैश हो गया, तो यहाँ पे म्यू भी चेंज हो गया, वो म्यू डैश हो गया, और यहाँ पर I जो है वो I डैश हो गया, और यहाँ पे B जो है वो B डैश हो गया। तो यहाँ पर I हमने क्या लिख दिया, I डैश। तो देखो ये बाकी सारी वैल्यूज कट जाएंगी, ये H से कट जाएगा, यहाँ पे C जो है वो C से कट जाएगा, 8 पाई स्क्वायर से कट जाएगा। तो जो वैल्यू मेरे पास में आती है वो क्या आती है, वो वैल्यू आती है ये एक रिलेशन मेरे पास में आता है, और जो ये बताता है कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जो B का वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हमने मॉलिक्यूल में जो एटम या जो आइसोटोप लिया है उसके। तो जब आप किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस को यहां पर देखोगे, जब आप एक स्पेक्ट्रा यहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रम को जब आप देखोगे, तो ये मान लीजिए कि ये J इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी वो स्पेक्ट्रल लाइन आनी चाहिए थी यहाँ पर, यहीं आनी चाहिए थी ना, इस पर्टिकुलर लाइन पर आनी चाहिए थी। ये J इक्वल्स टू 2 के लिए हमने देखा, तो J इक्वल्स टू 2 के लिए आना कहाँ चाहिए था, ये 6B पर आना चाहिए था, इसका वैल्यू 2 भी है, इसका वैल्यू 6 भी, तो ये वैल्यू कहां पर आनी चाहिए थी, ये वैल्यू आनी चाहिए थी आपकी 6B पर। लेकिन
हमें पता है कि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने लिया है उसमें कार्बन 12 भी है, उसमें कार्बन 13 भी है, उसमें कार्बन 14 भी है। तो जब ये इतना सारा मिक्सचर होगा तो इस इंटेंसिटी के साथ जिस आइसोटोप का परसेंटेज ज्यादा होगा, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर अगर 100 ग्राम ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हुआ है, या ठीक है ना, या 100 लीटर ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हुआ है, तो इसमें से कार्बन 12 वाले जो होंगे वो मान लीजिए कि वो 60% है, और कार्बन 13 वाले जो हैं वो 30% है, और कार्बन 14 वाले जो हैं वो 10% है। तो इसी रेशो में ये जो इंटेंसिटी आएगा वो इसी रेशो में आएगा, और ये कई सारी पास में इसके लाइंस मिलेंगी। तो जो स्पेक्ट्रम है वो बिल्कुल शार्प स्पेक्ट्रम ना आकर के ये कई सारी लाइन से मिलकर के बना होगा। इसीलिए जब भी आप किसी भी तरह के स्पेक्ट्रम को पढ़ते हो या देखते हो, चाहे वो किसी भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी का हो, चाहे वो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, आईआर देखें, या हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, या हम यहाँ पर ये जो डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको देखें, हमेशा जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलने वाला है उसमें बहुत सारी पीक्स आपको देखने को मिलती हैं, और तो उन पीक्स के अलग अलग रीजन है, जो बहुत सारी पीक्स आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं। और वो रीजन क्या है? वो रीजन यही है कि इस पर्टिकुलर केस में जो रीजन है वो आपको मालूम है। दूसरा रीजन वही है कि जो भी मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट होते हैं वो सेम एनर्जी के नहीं होते, और आप रेडिएशन पास करके उसको किसी ना किसी तरह की एनर्जी दे रहे हो। तो कुछ मॉलिक्यूल्स कम एनर्जी के, कुछ एनर्जी ज्यादा एनर्जी के हैं, तो वहां पर वो किस तरह से किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है और उसका पॉपुलेशन वहां पर कितना है, फिर वो उस रेडिएशन में से जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उस पीक की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और जहां पर पॉपुलेशन कम है, मतलब जहां पर कम वो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी के, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी में पॉपुलेशन कम होगी तो वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और कम एक्साइट होकर के उस हायर लेवल में जाएंगे, तो उसका इंटेंसिटी कम होगा। तो इस वजह से आपको बहुत सारी इंटेंसिटीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लास्ट वाली जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी थी उसमें भी मैंने आपको ये पॉपुलेशन वाली बात एक बताई थी, और यहाँ पर भी वो बात है। और ये अगर हम आइसोटोप का इफेक्ट देखें तो वो आपको इजीली समझ में अब आ गया होगा कि आइसोटोप जो है वो किस तरह से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को अफेक्ट करता है, या रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस के एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ जाती है तो मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। लेकिन इसमें एक जो चीज है जो मुझे एक्चुअली शुरू में बतानी चाहिए थी, बट मैं उस समय उस चीज को बताना भूल गया और आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं कर पाया, और आप लोगों मुझे याद भी नहीं दिलाया कि वो चीज रह गई है, क्योंकि आपकी बुक में मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ डिफरेंट तरीके से इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को दिया हुआ है, कुछ कोई सीक्वेंस उसमें है नहीं, कहीं से भी कुछ भी शुरू किया हुआ है, और जिस तरीके से शुरू करना चाहिए बेसिक, पहले अलग अलग जिस स्टेप में होना चाहिए वैसा नहीं था, कुछ भी चीजें इधर उधर दी हुई थी, तो उसको मैंने कोशिश की है कि अरेंज करके आपको उस पर्टिकुलर पैटर्न में बताऊं जिस पैटर्न में आपको इजीली समझ में आए। सो यहाँ पर एक जो चीज रह गई है कि आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके बुक में शुरू होता है वो शुरू होता है बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन से। ये बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्या है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। देखो अगर आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब भी आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो
डाई एटमिक मॉलिक्यूल मतलब अगर हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करें, जब हमने देखो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था तो मैंने वहां पर आप लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताई थी। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए स्टडी करें, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्टडी करें या सिंगल पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल के लिए अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट हमें, उसका जो सॉल्यूशन है हमें देखने को मिल जाता है और हम इजीली बता सकते हैं कि कोई भी चीज कहां पर है या वो जो पार्टिकल है वो कहां पर है। जब हम इसको टू पार्टिकल्स के लिए करते हैं, दो पार्टिकल अगर हमारे उस सिस्टम में होते हैं और फिर हम देखते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उनके लिए क्या होगा और फिर उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। पहली बात तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वन पार्टिकल के लिए ही काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम दो पार्टिकल्स ले लें तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और अगर हम यहां पर थ्री और मोर पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बहुत इजीली या एक ये कह सकते हैं कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना श्रोडिंगर। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम पॉली एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जब हम निकालते हैं या पॉली पार्टिकल्स के लिए जब हम निकालते हैं तो इसको पार्ट्स में तोड़ते हैं और पार्ट्स में तोड़ने के बाद में फिर उसको जोड़ते हैं। तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि हम, और हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आप जानते हो कि हमारे पास में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बहुत कम। हमारा जो भी कंपाउंड होगा उसमें 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 10, 50, पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे उसमें, ठीक है ना। तो इतने सारे पार्टिकल्स जब उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं तो वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, ना ही हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते और एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन ला सकते, और ना ही हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन। अगर आप लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम एटम्स के लिए तो ले लेंगे क्योंकि वो एक ही पार्टिकल है वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इनको मॉलिक्यूल्स के लिए लेना शुरू हो जाओगे और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हो तो वहां पे जब कई सारे पार्टिकल्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वहां पर भी हमको क्या करना पड़ता है, एक मेथड मैंने आपको बताया था, LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, आपको बताया था कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। और वहां पर ये जो मेथड है ना, ये भी अप्रोक्सीमेशन मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड इसको कहते हैं, कि दो पार्टिकल्स मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो यहां बॉर्न ने, मैक्स बॉर्न और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1927 में एक अप्रोक्सीमेशन दिया और उन्होंने क्या कहा कि ये जो रोटेशन की बात आ रही थी, तो यहां पर आप एक चीज देखो कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इसके शेल्स हैं और यहाँ पर कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और हमें पता है कि सब ये मूवमेंट में है। और क्योंकि हम यहाँ पर रेडिएशन पास करके और इसके रोटेशन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कई सारे तरीके के मूवमेंट तो पहले से ही हैं। देखो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप इनके मास को देखो, क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसकी ज्यादा जरूरत क्यों है, क्योंकि ये मास पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का मास अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है और जो हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना है, इसका जो मास है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये 1000 टाइम्स ऑफ बहुत ज्यादा मास होता है इस न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर ये बहुत कम मास है तो जब हम कोई एक भारी चीज होती है, एक बहुत ही भारी चीज है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है ना। ये मैंने एक डॉट से इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर शो किया, ये आपको थोड़ा सा बड़ा डॉट कर देता हूं, ये इतना सा इलेक्ट्रॉन है। इसकी तुलना में जब यहां पर ये मूवमेंट हो रही होगी तो बताओ कौन ज्यादा मूवमेंट करेगा, ये भारी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा मूवमेंट करेगा या ये इलेक्ट्रॉन?
जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी वो ज्यादा होगी और न्यूक्लियस की जो मूवमेंट होगी वो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं या ये कह सकते हैं कि वो भारी चीज जो है वो मूव नहीं कर रही है ना। ये हम अप्रोक्सीमेशन मान के चलते हैं और इस न्यूक्लियस को हम क्या कह देते हैं, ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग बट दिस न्यूक्लियस इज नॉट मूविंग। अब हम लेते हैं यहां पर एक मॉलिक्यूल, ये हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, इसमें ये न्यूक्लियस है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर के क्या कर सकता है, हायर एनर्जी शेल में जा सकता है, ये इसका एक्साइटेड लेवल हो सकता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट हो सकता है, एनर्जी लेकर के या यहां मूव कर सकता है। तो एक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की ये हो सकती है, हो सकती है। तो इसमें एक तरह की एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से है, जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है उसकी वजह से। अच्छा, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये जो दोनों एटम्स हैं ये एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन भी होता है, ये वाइब्रेशन होता है तो आप ये बॉन्ड लेंथ कम होता है ज्यादा होता है, वहां पर हम ऐसा मानते हैं कि ये न्यूक्लियस जो है वो कम ज्यादा हो रहा है, इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी है ना। एटम्स जो है वो पास 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 आ रहे हैं, एक इसमें वाइब्रेशन मोशन हो सकता है तो एक इस तरह का मोशन है, और एक हमने पढ़ा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये रोटेशन कर सकता है, इस तरह से ये रोटेट हो सकता है। और एक ये हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल इस जगह से उठ करके और कहां चला जाए, यहां आ जाए, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ जाए। तो इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी कई सारी एनर्जी से मिलकर के बनी है। किस किस से, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी भी है, और इसमें ट्रांसलेशनल एनर्जी भी है, ट्रांसलोकेशनल एनर्जी भी है, ट्रांसलोकेशनल जो एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन इन सभी एनर्जीज में से ये जो एनर्जी है तीन, ये तो है क्वांटाइज्ड, और ये जो एनर्जी है ये है नॉन क्वांटाइज्ड। अब आप बोलोगे ये नॉन क्वांटाइज्ड क्यों है, पहले तो आप ये समझो कि ये क्वांटाइज्ड क्यों है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जब वो जाएंगे तो वो क्वांटाइज्ड है। इस N1 से अगर मैं यहाँ N2 तक किसी इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे ये एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एक साथ देनी पड़ेगी। तो कल जो हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, जो कि किस पर डिपेंड करती है, N की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गई। देखो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्वांटाइज्ड होती हैं, ठीक है, एक वाइब्रेशन और दूसरे वाइब्रेशन के बीच में जो है वो उतना ही एनर्जी आपको देना पड़ेगा वाइब्रेशन कराने के लिए। और रोटेशनल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, ये मैंने आपको इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बताया भी है कि रोटेशनल एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, जो हमने एप्सिलॉन की जो वैल्यू निकाली थी वो जो जे पे डिपेंड कर रही थी, और जे का जो है वो क्वांटाइज्ड नंबर है, वो उसको हम रोटेशनल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ये क्वांटाइज्ड है। और ये जो वैल्यू है जो ट्रांसलोकेशनल एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड नहीं है। ये क्वांटाइज क्यों नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके पास में कोई मॉलिक्यूल है जो यहां पर था और यहां से अगर ये यहां आया तो आप इसको एनर्जी दोगे और ये यहां से और यहां तक जब जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, ये तो बीच में भी कहीं पे भी हो सकता है ना, इसकी मूवमेंट तो कहीं पे भी हो सकती है। जब ये यहां से यहां तक जा रहा है तो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। तो ये जो एनर्जी है ये कैसी है, ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी है, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी नहीं है बल्कि कैसी है, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस एनर्जी है। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं, फिलहाल इसको कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एनर्जी लेवल्स की बात करो कि साहब एनर्जी लेवल किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से दूसरे शेल में मूव करा रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ये बहुत ज्यादा होती है, किससे, वाइब्रेशनल से। तो ये जो ई वाइब्रेशनल है इससे काफी ज्यादा होती है, और ये जो ई वाइब्रेशनल है ये ई रोटेशनल से काफी ज्यादा होता है।
ठीक है, और इस ट्रांसलोकेशन को हम यहां पर कंसिडर नहीं करते। ओके, तो अगर आप इसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स को देखो तो जो आपने पहले भी पढ़े हैं, मैंने आपको बताए भी हैं कि अगर ये एनर्जी है इस तरह से, तो इसके एनर्जी लेवल्स कुछ किस तरह से होते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक एटम यहां पर और एक एटम यहां पर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। जब पास 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 आते जाते हैं, इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। इस तरह से डिस्टेंस कम होती जाएगी तो आप देखोगे कि इनकी एनर्जी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाएगी, और एनर्जी कम होती जाएगी तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ऐसे ही ये तो एक एनर्जी लेवल हो गया, इसको हम बोलेंगे E1, फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसी तरह से दूसरा एनर्जी लेवल होगा, ये क्या होगा, ये E2। ठीक है, अब इसके अंदर कई सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे, ये वाइब्रेशनल लेवल, इसको हम बोल सकते हैं V0, सॉरी V1, V2, V3, ऐसे ही इसमें भी हो सकते हैं V1, V2, V3। और इन वाइब्रेशंस में कई सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, ये R1, R2, R3 ये हम पढ़ चुके। तो जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब जाएगा E1 से E2 तक, तो जाहिर सी बात है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, है ना। आप किसी भी लेवल से यहां पर देख लो, ये E1 की वैल्यू है और यहां पर इसका लोएस्ट पॉइंट ये है E2 की, तो ये इतना एनर्जी। वाइब्रेशन में आप देखोगे तो ये वाइब्रेशन का है, और रोटेशनल का आप देखोगे तो यहां से इतना सा ये रोटेशन का है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो हमारे पास में ई इलेक्ट्रॉनिक है और ई वाइब्रेशनल है और ई रोटेशनल है, तो कौन ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये मच मच हायर होता है इलेक्ट्रॉनिक देन वाइब्रेशन जो है वो रोटेशनल से बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज होती है। तो यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि जो बॉन्ड ओपेनहाइमर ने अप्रोक्सीमेशन दिया, वो क्या दिया कि इन्होंने इस मॉलिक्यूल को, जिसको हम रोटेशनल उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने ये माना कि क्योंकि एक की जो पोजीशन है न्यूक्लियस की वो फिक्स होती है, और फिर हम बात करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की जो उसका वेव फंक्शन जो है उसके लिए जो अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। और वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ में कुछ इस तरह से आता है, और ये जो डिस्टेंस है ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो सभी एटम्स एक जैसी एनर्जी पर नहीं रहते, और इनको कितनी एनर्जी चाहिए होती है वो हम इस तरह से इस अप्रोक्सीमेशन से बता सकते हैं, बॉर्न ओपेनहाइमर की अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है ना, और साथ में ये बॉर्न ओपेनहाइमर की अप्रोक्सीमेशन ये भी आपको बताती है कि यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है उसके मोशन को ही कंसीडर करेंगे, न्यूक्लियस के मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो रोटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम किसका ले रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन का यहां पर हम ले रहे हैं। और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हो रहा। जो हमारे पास में कोई भी एक मॉलिक्यूल, जैसे हमने यहाँ पर ये जो स्टडी किया है, और ये जो इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हम वाइब्रेशनल मोशंस को कंसिडर नहीं कर रहे या वाइब्रेशनल एनर्जीज को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये बॉर्न ओपेनहाइमर ने बताया। ठीक तो आप लोगों का ये जो चैप्टर है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है।